हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के 16 दिसंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। फ्रेंड्स, आज द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ यूनिक आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं उन सभी आर्टिकल्स पे जिन पे हमें डिस्कशन करना है। तो फ्रेंड्स, बात कर दी उन सभी आर्टिकल्स की, तो वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे कि वैक्सीन ड्राइव, यानी कि पहला जो हमारा आर्टिकल है वो वैक्सीन पे, वैक्सीनाइजेशन पे, जो कि हम जानते हैं कोविड-19 की एक प्रमुख समस्या की वजह से इस वर्ड का बार बार यूज हो रहा है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डिजिटल भारत पे एक यूनिक आर्टिकल एडिटोरियल पेज पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद एमएसपी क्रॉप्स, एक यूनिक आर्टिकल जो कि फार्म बिल से रिलेटेड है, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे और साथ ही साथ एक खारसा सेंक्शन है, हम लोग इसको समझेंगे कि ये खारसा सेंक्शन क्या है और किस पे ये लगाया गया है। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखते हुए आज के इस फाइनली सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें आज के पहले आर्टिकल की, तो वह आर्टिकल पहला इस प्रकार से होगा। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें पहला आर्टिकल की, तो पहला आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा है वैक्सीन ड्राइव, यानी ये हमारा एडिटोरियल पेज का पहला आर्टिकल है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग पिछले दिनों भी चर्चा कर चुके हैं और आज भी इस पर चर्चा करनी है। तो इसमें लिखा है पहले स्टेटमेंट में कि एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी, एफिकेसी एंड लॉन्ग टर्म फॉलो अप आर एसेंशियल। देखिए, अगर बात करें वैक्सीनाइजेशन की, तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके लिए जो पॉलिसी है एक प्रकार से अभी अनवेल्ड है। यानी कि अगर पॉलिसी की बात करें, जो कोविड-19 की वैक्सीनाइजेशन की जो पॉलिसी है उस पर पूरी तरह फाइनली एक डिस्कशन अभी होना चाहिए, जिस पे किस प्रकार वैक्सीनाइजेशन हो, उसके क्या इम्पैक्ट हो। उसके बाद अगर कोई भी उसका इम्पैक्ट या कोई भी इन्फेक्शन उसका देखने को मिलता है, रिएक्शन मिलता है, तो उसके बाद क्या रणनीति हो, इन सब बातों की चर्चा इस पूरे आर्टिकल में की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो SARS-CoV-2 का जो वायरस है, SARS-CoV-2 का जो वायरस है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारे कोविड-19 को, हम लोग कोविड-19 का जो वायरस, उसका नाम हम लोग जानते हैं कि SARS-CoV-2 है। अब इसकी अगर बात करें तो इसने पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह, मतलब कि पीछे इकोनॉमिक क्षेत्र हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, उसको पीछे किया हुआ है। अब इसके बाद अब प्रोसेस चल रहा है वैक्सीनाइजेशन में, और उस वैक्सीनाइजेशन में भी कई प्रोसेस हैं, जिसमें अगर बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि कई प्रकार की कंपनी, जैसे एस्ट्राजेनेका हो गई, इसके बाद फाइजर हो गई, और भी सारी कंपनीज़ की दवाइयाँ जो है, कोई 94% इफ़ेक्टिव है, कोई 93% है, कोई 70% इफ़ेक्टिव है। इन सभी वैक्सीन्स को अब वैक्सीनाइजेशन के लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मांगा गया है। अब इसमें कुछ वैक्सीन्स को, जैसे भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया थी, उसको वैक्सीनाइजेशन के लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल नहीं मिला। और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो इसके लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल चाहती हैं, और साथ में इनका अप्रूवल कई देशों में चल भी रहा है और कई देशों में इनका यूज भी हो रहा है। और देखिए, उसी तरह भारत में भी अगर बात करें तो कई प्रकार की वैक्सीन का यूज़ अब होने जा रहा है भारत में भी, जिसमें अगर वैक्सीनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले वो कई टर्म में होंगे, जिसमें गवर्नमेंट ने खुद की स्ट्रेटजी बनाई है किस प्रकार वो वैक्सीनाइजेशन करेगी। और इस वैक्सीनाइजेशन में आप सभी लोग जानते हो, थोड़े मोटे आर्टिकल पिछले दिनों में आए थे कि सबसे पहले हम 50 साल के नियर अबाउट जो एज है, मतलब कि एबव 50 ईयर्स, हम लोग मतलब 50 से कम नहीं, 50 से अधिक वाले उम्र के लोगों का मतलब सबसे पहले वैक्सीनाइजेशन करेंगे। इसके बाद विथ दोज ओवर 16 गिवन प्रायोरिटी। और उसमें भी अगर बात करें, ऐसा नहीं कि अगर वैक्सीन आ गई फ्रेंड्स तो सबको एक तरफ से वैक्सीन लगेगी, नहीं। उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी जो होगी 50 से अबव होगी, और ख़ास करके उसमें जो 60 ईयर्स के लोग होंगे, उसमें सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होगी, उनकी प्राथमिकता होगी। और उसके बाद भी उसमें लगभग 30 करोड़ लोगों को क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। किस लोगों को? 30 करोड़ लोगों को। अब देखिए, अब अगर बात करें भारत के सिस्टम की, तो वैक्सीन है, तो वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और उसको बनाने के लिए छोटे-छोटे स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में वैक्सीन्स को सुरक्षित रखना, ये भी एक होने में बहुत बड़ी चुनौती है। और उसको, जैसे कि अगर बात करें अनयूज़्ड, उसके लिए नए-नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किए गए हैं, जिसमें एक नया प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया गया जिसका नाम है कोविन। क्या है? कोविन, जो कि यूज़ किया जाएगा कोविड-19 का वैक्सीनाइजेशन के लिए। जब डिलीवरी होगी वैक्सीन की, उसमें इसका बेसिकली यूज़ किया जाएगा। तो ये आर्टिकल, ये यूनिक वर्ड आप सभी याद रखेंगे कि व्हाट इज़ कोविन। तो कोविन एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो कि वैक्सीनाइजेशन में काम देगा, वैक्सीन की डिलीवरी में। ऑल अबाउट 1.54 लाख एक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ वर्किंग ऑन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स विल बी रैपिड इन द वैक्सीनेटर। तो लगभग इतने आप लोग रीड कर चुके होंगे। साथ ही साथ अगर वैक्सीन का कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए वैक्सीनाइजेशन करना है तो कई लोगों को देखा गया पिछले दिनों में साइड इफ़ेक्ट भी इसके हुए, इसलिए कुछ लोग घबरा रहे हैं। तो उसके लिए मेंटेलिटी जो है वो भी एक प्रकार से सबको मेंटेन रखना होगा। एक साइकोलॉजिकल जो सिस्टम उभर के सामने आएगा, उसको मेंटेन करना है, साथ ही साथ वैक्सीन को मेंटेन करके लगाना है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, इस पर एक गहरी चर्चा होनी चाहिए और इसके एक बेहतरीन प्लान होना चाहिए। यही इस पूरे आर्टिकल में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को।
इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि फ्रॉम डिजिटल इंडिया टू डिजिटल भारत। देखिए डिजिटल इंडिया और डिजिटल भारत दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, बस समझने की बात है। देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे, हम समझ चुके होंगे कि ये संबंधित किससे है कि द टर्म ऑफ गेम चेंजर इज सो मिड टाइम used to freely in the context of conversation related to policy, specifically when it comes to government policy in initiative. It is not always true and can come across the hyperbole, and marketing terms make the potential impact of certain initiatives seem larger than the actual। देखिए हम जानते हैं कि पीएम वानी, ये पिछले दिनों भी आर्टिकल आए थे पीएम वानी। तो पीएम वानी जो है एक ऐसा मतलब कि केंद्रीय गवर्नमेंट जो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि पीएम वानी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। तो होता है पीएम वानी का जो फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, यानी कि पीएम वानी का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये आपको याद होना चाहिए। और इसकी अनाउंसमेंट की गई दिसंबर 9 को, इसकी अनाउंसमेंट की गई 9 दिसंबर को। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि अब जो मार्केट है उसकी छोटे छोटे दुकान में, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे वो चाय की दुकान हो या किसी की दुकान हो, उस पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस उसको प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके माध्यम से पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस कराया जाएगा पूरे कंट्री के अंतर्गत। तो इससे क्या होगी कि इकोनॉमिक क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ इंडिया को डिजिटाइज करने का, इंडिया को डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भी एक बढ़त मिलेगी और साथ ही साथ इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी बेहतर बनेगी। क्या बनेगी? बेहतर बनेगी। तो इसका जो टारगेट अगर आप देखें तो जो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है दैट इंडिया कैन क्रिएट $1 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी बाय 2050। अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंडिया यूज करता है तो उसको लगभग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स उसको वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि अपने में बहुत बड़ी बढ़त होगी। और ये इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? गेम चेंजर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? गेम चेंजर। ये गेम को पूरी तरह चेंज कर देगी, तो इसलिए इसको लॉन्च भी किया जा रहा है। However, as per the latest telecom regulatory authority of India, about 54% of the India's population has been access to the internet। हम लोग जानते हैं कि लगभग इंडिया का 54% जो है पॉपुलेशन है वो इंटरनेट को एक्सेस किया हुआ है। और 35th राउंड ऑफ नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्वे सो दैट ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन हैज एबिलिटी टू यूज इंटरनेट। लगभग 20% जो है पॉपुलेशन वो एबिलिटी रखता है इंटरनेट को यूज करने की। तो ये सब जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि भारत में जो डिजिटल इंडिया का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्कोप बहुत बड़ा है और उसी को लेकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है पीएम वानी को। तो पीएम वानी को लॉन्च करने के बाद इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या क्या इसके प्रॉफिट होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर एक हॉटस्पॉट हम लोग इसकी सभी प्रोसेस को समझ पा रहे होंगे कि हॉटस्पॉट जोड़ देगा, उससे आप लेंगे वाईफाई से आप अपना नेट चलाएंगे। तो उसमें भी एक अदर पॉइंट जो है वो ये आता है कि अगर क्या पब्लिक वाईफाई यूज़ करना उतना सिक्योरेबल होगा, क्या उतना सिक्योरिटी होगी, आपका जो प्राइवेसी है वो उस पर मतलब कि सिक्योरिटी प्राइवेसी का जो इशू होगा वो मेंटेन रहेगा कि नहीं, ये भी एक बात उभर के सामने आती है। तो इन सभी बातों को आप रीड कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पीएम वानी को एक गेम चेंजर कहा जा रहा है कि जो कि इकोनॉमिक कंडीशन जो चल रही है भारत की उसको पूरी तरह ये बदल के रख देगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पंजाब हरियाणा नीड्स टू बियॉन्ड एमएसपी क्रॉप्स। तो पंजाब हरियाणा की अगर बात करें, इन दोनों राज्यों की बात करें तो कहा जा रहा है कि उसको बियॉन्ड देखना चाहिए एमएसपी के, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि एक प्रकार से जैसे कि पहले ही उस जो फसल है उसका जो न्यूनतम समर्थक जो मूल्य है वो फिक्स कर दिया जाए, जिसके द्वारा किसान जो है उस फसल को उत्पादित करे और उतना उसको दाम मिलना है उसको हर हाल में। तो इसी संदर्भ में अगर बात करें इस पूरे आर्टिकल की, तो गेहूं और जो पैडी है, यानी पैडी मतलब होता है धान, यानी कि चावल की खेती और वेट की खेती, यानी कि गेहूं खेती को प्रायोरिटी पंजाब और हरियाणा के किसान दे रहे हैं, क्योंकि वो इसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी को मतलब प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ से उसको फ़ायदा भी अधिक मात्रा में हो रहा है। तो इसलिए वो इन्हीं दोनों फसल को बार बार उगा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि जो अन्य फसल पे जो फोकस है वो उनका फोकस नहीं बन पा रहा है। देखिए क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों की अगर बात करें और अन्य स्टेट की बात करें तो बार बार ये मतलब कंट्रैरी हो रहे हैं हर हाल में। अब देखिए ये जो पैडी और मतलब कि बेसिकली वीट की जो खेती हो रही है इससे
में इशू भी आ रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें बार-बार अगर हम सिर्फ़ धान और गेहूँ की खेती बार-बार करते हैं तो हम जानते हैं कि पंजाब में जो भूमिगत खेती होती है, जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, वो भूमिगत सिस्टम होता है जिसके अधिक मात्रा में पानी लगता है, जिससे जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर सिस्टम है उसमें भी ग्राउंड वाटर लेवल में भी कमी आएगी, क्योंकि बार-बार एक ही खेती होगी। तो पहला इशू ये हो गया। सेकंड इशू में अब क्या होगा कि जो मिट्टी की बार-बार पानी जैसे लगातार पानी होने के कारण जो मिट्टी कुछ सिस्टम होगा उसमें भी कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी होगी। और साथ ही साथ अगर बात करें तो एक ही प्रोडक्ट मतलब बार-बार मतलब कि करने के कारण जो मिट्टी की जो मतलब कि एक प्रकार से कहें कि आप अन्य फसल जो उगाने की जो उसकी इंटरेस्ट है, अगर एमएसपी को देखा जाए तो वो उसके अंदर का इंटरेस्ट जो किसान के अंदर चला जा रहा है, और साथ ही साथ इसकी अन्य इम्पैक्ट को बीच में पूरा बाकायदा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यही बेसिकली बातें कही जा रही है कि एमएसपी के बियॉन्ड भी पंजाब और हरियाणा के किसानों को देखना चाहिए और इसके बारे में इसको सोचना चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इस आर्टिकल में हम कुछ प्रमुख न्यूज़ को देखेंगे, और जिसमें सबसे बड़ी न्यूज़ है कि वाइस एडमिरल जो श्रीकांत हैं वो पासेस अवे हैं दिल्ली में, यानी कि लगभग वो बेसिकली कोविड-19 के कारण वो उनकी डेथ हो गई। तो द नेवी मोस्ट सीनियर सबमरीन वाइस एडमिरल श्रीकांत डाइड इन अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे कोविड-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन एट द बेस ऑफ हॉस्पिटल नेशनल, यानी कि इनकी डेथ लगभग पिछले मंगलवार को हो गई कोविड-19 के कारण। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो वाइस एडमिरल थे नेवी के वो उनकी डेथ हो गई है। साथ ही साथ यूएस इम्पोज्ड कार्डसा सैंक्शन ऑन टर्की ओवर से S-400 परचेज। तो हम जानते हैं टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम क्या हुआ है, रसिया से परचेज किया डिफेंस सेक्टर के लिए। उसने एक बड़ी डील की हुई है जिसमें S-400 मिसाइल को परचेज किया है, और इसी परचेज करने के कारण जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट है, उसने उस पर कार्डसा सैंक्शन इम्पोज किया हुआ है, उस पर कार्डसा सैंक्शन लगा दिया गया। तो हम जानते हैं कि जो यूएस हैज़ इम्पोज सैंक्शन ऑन नाटो अली टर्की फॉर इट्स परचेज रसिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो अनाउंस्ड ऑन मंडे। तो पिछले मंडे को ये बताया गया कि जो टर्की है उसने क्या किया हुआ है, रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा हुआ है, और इसी के लिए उस पर एक सेंक्शन लगा दिए गए हैं, कार्डसा सेंक्शन बाई यूएस। फ्रेंड्स बात करें आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि राइट अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन वैक्सीनाइजेशन। तो आप सभी लोग वैक्सीनाइजेशन पे 100 वर्ड्स में इसके सभी एस्पेक्ट को लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।